दूसरा हिस्सा जी आज परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, और आज ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू हम उसका रुख चेंज करेंगे, ज़रा पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके बारे में पूछेंगे। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे आऊँगा जी मैं, और यहाँ पे बातें ये हो रही हैं कि शायद मुशर्रफ साहब के लिए कोई रोल तैयार है और शायद मुशर्रफ साहब कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है? वो क्या रोल कोई एमक्यूएम की सूरत में एमक्यूएम को हेड करना चाह रहे हैं? क्योंकि बड़ी ये र्यूमर चलती रहती है कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब एमक्यूएम को हेड करेंगे जी, या परवेज़ मुशर्रफ साहब एक ग्रुप बनाएंगे जी, सारे नाराज़ जो हैं पीपल्स पार्टी से जो लोग या नून लीग से जो नाराज़ है उसको हेड करेंगे। इसमें कितनी सदाकत है? देखें, ये बातें तो हज़ार किस्म की हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इज़ अ वर्कशॉप ऑफ र्यूमर्स एंड स्कैंडल्स एंड, तो ये तो उसमें सभी लपेट में आ जाते हैं उसके। इनका मुझे कोई पता नहीं है कि मेरे लिए कोई रोल अगर कोई तश्कील कर रहा है या मैं कोई एमक्यूएम, बिल्कुल मैं ये ऐसी बात कोई नहीं है कि मैं एमक्यूएम को टेक ओवर कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल सही नहीं है, और जो भी बातें कर रहा है वो अपनी तरफ से कर रहा है, मुझे कोई इसका इल्म नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं जो यहाँ लोग, यस मैं कोई घर में बैठा हुआ तो हूँ, लेकिन यहाँ लोग बहुत आ रहे हैं, मिल रहे हैं मेरे से, लोग आते हैं मिलते हैं, इम्पोर्टेंट लोग भी मिलते हैं, पॉलिटिकल लोग भी मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक ही चीज़ सब मांग रहे हैं। यहाँ सब परेशान है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एक तो हम सोशियो इकोनॉमिकली, जिसको मैं कहता हूँ आवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, ये हो ही नहीं रही है। दोनों टोटल अटर फेलियर, मिजरेबल फेलियर। ना आवाम की खुशहाली है, ना मुल्क की तरक्की हो रही है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कौन से इतने प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। अगर अगर पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स निकालें हम, तो मेरे ख्याल में पिछले एक साल में 12 प्रोजेक्ट्स आए होंगे विच आर फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, उनको हेल्प आउट करने के लिए। वो मतलब पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट, फ्रैंकली मुझे नहीं मालूम। मैं अगर आप लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, इट्स नॉट अबाउट लैपटॉप, इट्स अबाउट शहबाज शरीफ इज गिविंग गाड़ियां दे रहे हैं उनको, लोगों को, उनको फ्री एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब फ्रैंकली मुझे कम से कम देखें प्रोजेक्ट, जब मैं कहता हूँ जी, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। आप आवाम की खुशहाली चाहिए, आवाम को नौकरियां मिलनी चाहिए, आवाम की गुर्बत दूर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कम से कम, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, ये चारों चीज़ों में अगर आप समझ रहे हैं एंड प्रोडक्ट ये है ना कि क्या हम सक्सीड हो रहे हैं क्या। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पंजाब की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, चारों में फेल हो रहे हैं हम, यानी गुर्बत भी इंक्रीज़ हो रही है, नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं, लोग मर रहे हैं, कोई आमदन में कमी हो गई है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तालीम को ले लें, बहुत बुरी हालत है। हेल्थ की ले लें, आए दिन टीवी पे के ऊपर हम देख रहे होते हैं क्या हालत है हर चीज़ की, तो नीचे। अब मुल्क की तरक्की, सबसे पहले तो मईशत को ले लें, इकॉनमी में सबसे डेट आपके 36 अरब डॉलर 2008 में हमने, ये डेट था हमारा, अभी वो 75 क्रॉस कर गया है। 40 अरब डॉलर मतलब 36.5 अरब डॉलर आप लें फॉर 1947 ऑनवर्ड्स हर साल। और ये जो 88 से 99 जो 11 साल, ये दो दफ़ा पीपल्स पार्टी PMLN की, इसमें रफली 1.5 अरब डॉलर पर एनम बढ़ रहा था डेट, 1.5 अरब डॉलर इन 11 सालों। अगर ये यही ट्रेंड रहता तो हमारे ज़माने में 39 था जब मैं आया 99 में, उसको 50-55 अरब डॉलर पे पहुंच जाना चाहिए था 2008 तक। हमने उसको रोका, वापस उसको हम 36.5 पे ले गए। हमने बजाय इसके कि उसको इंक्रीज़ करते हमने रिड्यूस कर दिया। अब उधर से ये 75 अरब डॉलर यानी 40 अरब डॉलर पिछले 6 सालों में हो गए हैं कंज्यूम। 10 अरब डॉलर आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम घटी है,
स्टेट बैंक की जो अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, 10 अरब डॉलर कटी है, 50 अरब डॉलर इस मुल्क में इस्तेमाल हो गए हैं। अब जब आप ये जो प्रोजेक्ट बहुत से लग रहे हैं, कहते हैं ना प्रोजेक्ट क्या होता है, देखें मल्टी बिलियन रुपीज़ के प्रोजेक्ट क्या होने हैं। मैं आपको 50 गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं 6-8 में बताता हूँ आपको जिस पे हमने मेजर खर्चे। गाजी बरोथा हमने, जो एनर्जी के बहुत लोग कहते हैं एनर्जी का नहीं हुआ, ये कितना हुआ, ये कुछ 40-50 अरब रुपए का है, ठीक है जी, वो कंप्लीट किया। कोस्टल हाईवे 30-35 अरब रुपए की कोस्टल हाईवे है। मीरानी डैम, मंगला डैम की रेजिंग को ये भी 30-35 अरब रुपए है। गोमलजम डैम, मीरानी डैम, ये भी कोई 25-30 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं। और फिर आप कच्ची कनाल ले लें, ये कोई 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। ये आप टाल कनाल ले लें, रेनी कनाल ले लें, RBOD ले लें, आप ये जो खालों की पक्का करना, ब्रिक लाइनिंग ऑफ ये जो एंड है, वाटर सिस्टम, हाँ वाटर चैनल्स का, ये टू बी एग्जैक्ट 66 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको ये क्या गिनवाऊँ, मैं गिनवाते ही रह सकता हूँ। हायर एजुकेशन कमीशन को 500 मिलियन डॉलर मिलते थे, 500 मिलियन रुपीस सॉरी, आधा अरब रुपए, जब ये UGC थी। 2005-06 में इनकी एलोकेशन 28 अरब रुपए थी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं जिसमें ये पैसे ऐसे खर्च हो। अच्छा, तो इसलिए मैं कहता हूं, आपने प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस के। आई गॉट योर पॉइंट, आप नेशनल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो आपने किए, लेकिन आपने अपने दौर में डैम कोई नहीं बनाया। डैम देवन, मंगला डैम रेज किया, उससे हमें 100 मेगावाट बिजली और 2.9 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। नाउ 2.9 मिलियन एकड़ फीट आदमी कहता है किसी को समझ नहीं आती। तरबेला डैम का आधा है, तरबेला डैम जो है ना वो 5.5 मिलियन एकड़ फीट है, ये 2.9 है, ठीक है जी। तो आधा तरबेला डैम हमने पानी इंक्रीज किया है, ठीक है। अच्छा, गोमलजम डैम, मीरानी डैम, सुबुकजई डैम, ये छोटे डैम हैं, ये बलूचिस्तान के लिए, लेकिन बहुत ये स्ट्रेटेजिक है, पानी नहीं है वहाँ, उधर डैम बना दिया हमने। गोमलजम डैम ये नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान एरिया में है, ये DI खान एरिया में है, उधर ये इनका ये कोई 70-80 साल पुराना डिमांड इनकी थी जो हमने बनाई और पूरी की, ठीक है जी। और हमने भाषा डैम लॉन्च किया, भाषा डैम वो इन्होंने दोबारा रीलॉन्च कर दिया और कह रहे हैं हमने किया। ये भाषा डैम की तो फीजिबिलिटी स्टडी भी नहीं थी। 2002 में हमने फीजिबिलिटी स्टडी लॉन्च की। इन ये प्रीवियस हुकूमतें जो 10 साल 11 साल वही पीपल्स पार्टी PMLN की 88 से 99 रही हैं, ये कालाबाग डैम पे इतनी इनकी सुई फंसी हुई थी कि भाई दूसरे डैमों की फीजिबिलिटी तक नहीं है। भाई फीजिबिलिटी तो करवा लो, क्योंकि इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के और इरिगेशन के, ये 3-4 साल फीजिबिलिटी में लगते हैं इसके, उसके बाद बनेंगे ये 8 साल में, तो ये 12 से 1 साल लगते हैं। तो फीजिबिलिटी तो बना लो भाई, उसकी कोई नहीं है। हमने 2002 में इसकी फीजिबिलिटी लॉन्च की, 2006 में इसकी फीजिबिलिटी कंप्लीट हुई, हमने लॉन्च कर दिया। मैंने अर्थ ब्रेक की थी वहाँ भाषा जाकर, मैंने एक स्विच दबाया था जिससे धमाका हुआ और वो डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें, हाँ कालाबाग हमने नहीं शुरू किया। क्यों नहीं किया आपने? उसकी एक पॉलिटिकल रीजन थी, उसकी इतनी पॉलिटिसाइज फ्रंटियर में एब्सोल्यूट पावर नहीं, पावर की देखें, एब्सोल्यूट पावर इसका मतलब नहीं है कि मैं बोट को इतना रॉक करूं, बोट ऑफ पाकिस्तान को उलट ही जाए। इट वाज गुड फॉर द कंट्री। नो, इट वाज गुड। सिंध में अपराइजिंग हो जानी थी। सिंध में हमारी जो पॉलिटिशियन है, जिसको मेरा पावर किससे आ रहा था, देखें मेरा पावर को मिलिट्री तो थी, लेकिन लोग अवाम में मैं पॉपुलर हो गया था। पीपल ऑफ पाकिस्तान वर विद मी, दे लाइक मी, मेरी पॉपुलैरिटी अवाम में बहुत ऊंची थी। अब सिंध वाले कहते थे कि सिंध के पॉलिटिशियन हमारे जो PMLQ को सपोर्टर्स थे, वो कहते थे अगर ये लॉन्च होगा तो अगली इलेक्शन विच मीन 2007-8 वाली हम छोड़े इस बात, हम तो गांव में जा नहीं सकेंगे, वहाँ लोग मार देंगे हमें, जीतने को तो छोड़े हम। ये सूरत हाल सिंध की और वैसे ही उधर की थी, फ्रंटियर में भी प्रॉब्लम था।
तो हमने सोचा था कि ये 2007-8 में अगर तो इंशाल्लाह। आप उसको कोई नाम चेंज कर देते? नहीं, ऐसी इसने में कोई बेवकूफ़ नहीं है जो समझता नहीं है। अच्छा, लेकिन बट इट वाज गुड फॉर द कंट्री, लेकिन किसी हाँ, तरीके yes, से आप उसको it's very कोई good for और the तरीके country. से उसको लॉन्च कर देते, देखिए, कुछ और मैं कर ही देते। एक आदमी, वाहिद आदमी हूँ, किसी ने कालाबाग डैम की कभी सिंध में बात की है? आज तक मुंह खोला है कभी? मैंने सिंध में ये जो जामशोरो यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने जाकर उधर सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी और सारे नोटेबल्स हैदराबाद के बुलाए मैंने, और वहाँ मैंने उन्हें लेक्चर दिया कालाबाग के ऊपर और कन्विंस कर रहा था मैं उन्हें कालाबाग के ऊपर। फिर मैंने हैदराबाद में, सक्कर में, कराची में प्रेस मीडिया को मैंने बुलाया, सामने 50-100 लोग बैठे हुए, मैं कालाबाग डैम की बात करता रहा। ट्राइंग टू टेक एक बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है सिंध को, पंजाब से में ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं ये चोरी करेंगे हमारा पानी, तो उसको ख़त्म करना कि नहीं, चोरी तो जब होगी, जब होती है जब पानी की कमी होती है। जब आप डैम बनाकर पानी के ज़ख़ीरे में ले लेंगे तो फिर क्यों चोरी करेगा? वो तो पानी तो बहुत हो गया, तो वो चोरी नहीं होगी फिर। मतलब ये चीज़ें कन्विंस करना। फिर ये कि ये सारे ग्लेशियर वाटर है हमारा करबेला और मंगला में, ये कालाबाग ही एक है जो पंजाब के मानसून वाटर जो है ना, काहान, हारो, बुन्ना, ये बड़े रिवर, ये कालाबाग पे रोकेगा। तो हमें एक एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर जो है, जो ग्लेशियर नहीं, मानसून वाटर। फिर ये काबुल रिवर जो अफगानिस्तान से आ रहा है, जिसमें इन गिलगित और चित्राल के रिवर यहाँ मिल रहे हैं, ये भी आता है, ये भी कालाबाग रोकेगा। तो हमारे पास तो एक डबल सोर्स जो जाया जा रहा है समंदर में, उसको, ये सारी चीज़ें मैंने बातें की है सिंध में। किसी की हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं बनती थी कि वो मुँह खोले कालाबाग की सिंध में बात करें, मैंने बातें की है। तो ये बात नहीं है, लेकिन हमें कन्विंस करना पड़ेगा फ्रंटियर में और सिंध में कि कालाबाग की का फ़ायदा सबसे ज़्यादा सिंध को है, उसके बाद फ्रंटियर को भी है, स्पेशली लोअर 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, सदर्न 6 डिस्ट्रिक्ट्स, उधर बहुत फ़ायदा है, और पंजाब को भी फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है इसमें। तो कन्विंसिंग चाहिए थोड़ी सी। वो पहले जो है 90s में, पता नहीं आपको मालूम है ये नहीं है, यहाँ बेवकूफ़ी इतनी की गई कि नौशेरा कहते हैं कि कालाबाग डैम की डिज़ाइन ऐसा था, नौशेरा डूबने वाला जी, नौशेरा सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ फ्रंटियर। उधर जाकर जो घर डूबने थे उन पे काले लुक के निशान, काले काले क्रॉस लगा रहे हैं। अब आपके घर पे कोई आ जाए, वो काले क्रॉस लगाया कहेगा तुम्हारा घर इंशाल्लाह ताला डूबने वाला है, तो ये तुम क्या करोगे यार? तुम उसके सर नहीं फाड़ोगे, क्या कर रहे हो? तो ये हम करते रहे, लेकिन बाद में उसका डिजाइन चेंज किया। अब नौशेरा नहीं आया डूबेगा, और ऊपर से मुंडा डैम, हमारे ज़माने में तो मैं कह रहा था मुंडा डैम भी बनाएंगे, जो ये नॉर्दर्न एरिया से जो आ रहे हैं रिवर, इनको हम मुंडा डैम पे रोकेंगे। अगर काबुल हाई फ्लड में हुआ तो इसके पानी को रोक लेंगे हम, तो नहीं होने, नौशेरा को नहीं होने देंगे। लेकिन अब वो काला निशान तो लगा हुआ है ना उसको उन्होंने। मैं एक कंपल्सन है, एक ब्रेक ले लूं, और मैं सवालात कुछ बहुत ज़्यादा है, और मैं पूछना चाहूँगा, एक चीफ जस्टिस हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनके बारे में भी कुछ, इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ, और अभी जिस सिचुएशन में MQM है उसके बारे में भी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक चार्जशीट बनाई थी इफ्तिखार चौधरी साहब पे, लेकिन वो चार्जशीट कहाँ गई? जो चार्जेस थे उन पे, या कोई और भी रीज़न था? नंबर 1। नंबर 2, वापस क्यों लेके आए? जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी एक शख्स ने दिया, वो ये है। किसी स्टेज पे आपने ये सोचा था, फैसला किया था कि कियानी साहब को आप हटा दें, इनको रिप्लेस कर दें? आप ये ना ट्रबल्ड वाटर्स में मुझे डाल रहे हो। इमरान खान से आप खुश हैं? दोबारा असेंबली में चले गए? मैं तो इस तरीके की बिहेवियर कभी भी ना करूँ अपने आप के साथ, अपने दुश्मन के साथ भी मिल जाऊँगा अगर वो पाकिस्तान अच्छा चल रहा हो। इस वक्त नहीं चल रहा है। जी जन साहब, मेरे ख्याल में हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 3 चीज़ें आपसे बहुत ज़रूरी हैं पूछनी। एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब का पूछना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हमें बता दें, क्योंकि आपने एक एलिगेशन, एक चार्जशीट बनाई थी इफ्तिखार चौधरी साहब पे। उस चार्जशीट का हुआ क्या,
उस पर आज तक किसी ने बात नहीं की। Yeah. और फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आ जाते हैं पावर में, चीफ जस्टिस बन जाते हैं। और लेकिन वो चार्जशीट कहाँ गई? वो चार्जशीट जो आपने लगाई थी वो कहाँ गई? और आपने उनको एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये बताएं कि फारिग आपने चार्जशीट पे किया था जो चार्जेस थे उन पे, या कोई और भी रीजन था? नंबर 1। नंबर 2, वापस क्यों लेके आए? पहली चीज़ तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी एक शख्स ने दिया वो ये है। वो कैसे? जजमेंट, स्टील मिल की जजमेंट जो इन्होंने सुओ मोटो उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। LNG टर्मिनल जिसमें 11% गैस ऐड होनी थी पाकिस्तान को। रिकोदिक, सबसे बड़ा कॉपर गोल्ड रिजर्व, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया के कॉपर और गोल्ड मैप पे हमने 2011 में आ जाना था। आज क्या है? गेंती बेलचा लेकर जाओ, अभी वही खुदाई हो रही, वो भी नहीं हो रही। ये स्टील मिल किधर है? स्टील मिल हमारा, ये स्टील मिल जो है ये 10 या 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, क्योंकि इसके फर्नेस जो ये तो 2004-05 में जब हम प्राइवेटाइज कर रहे थे उस वक्त भी इसके फर्नेस फट रहे थे, इसकी कैपेसिटी ख़त्म। यहाँ तक वो रेफरेंस है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है जी, उसको कोई पढ़ ही नहीं रहा है उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं, आज तक ही नहीं पढ़ा। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। और बाद में मुझे खुशी इस बात की ज़रूर है, जब देख लिया पाकिस्तान ने कि जो मैं कह रहा था, जो हम कह रहे थे उस वक्त, वो बिल्कुल सही था। अब आप देख लें तो अब वो हो गया। अब तो वो क्या कहते हैं, वो चिड़ियाँ चुग गई खेत, बस ख़त्म, अब मज़े करें जी। अब कियानी साहब से खुश थे आप? फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कियानी साहब, आपने खुद बनाया उन्हें, और फिर क्या किसी स्टेज पे आप उनको, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए थे, तो किसी स्टेज पे आपने ये सोचा था, फैसला किया था कि कियानी साहब को आप हटा दें, इनको रिप्लेस कर दें? नहीं, देखें, ये ना आप ये ना ट्रबल्ड वाटर्स में मुझे डाल रहे हो। ये देखें, फौज, मैं फौजी हूँ और फौज का एक सिस्टम है, प्रमोशंस का सिस्टम है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो उसमें मैं अब ये आई विड नॉट लाइक टू कमेंट। यस, मैंने उन्हें आर्मी चीफ बनाया था, और लेकिन ये बिल्कुल ये बात सही नहीं है। कभी भी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उन्हें हटा रहा था। वो तो उस वक्त मने थे जब मेरी पॉपुलैरिटी अपनी भी डाउन कुछ जा रही थी और वगैरह, और ये इलेक्शन ईयर था और बड़ा टर्बुलेंट ईयर था 2007 वाला, तो इसमें मैंने कोई बिल्कुल। इमरान खान से आप खुश हैं? दोबारा असेंबली में चले गए। आप हमेशा ये कहते रहे कि इमरान खान सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते, उनको सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इतने कंटेनर पे बैठ के खड़े होके इमरान खान साहब ने इतना क्रिटिसाइज किया असेंबली को, पॉलिटिशियंस को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, और फिर जिस तरीके से जॉइंट सेशन हुआ उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, तो उसके बाद इमरान खान खुद वापस चले जाते हैं असेंबली में। इस मूव से आर यू हैप्पी विद दिस मूव? नहीं, मतलब आई सर्टनली, मैं तो इस तरीके की बिहेवियर कभी भी ना करूं अपने आप के साथ। एक स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे, तो मेरे ख्याल में इनका कल्चर हो गया है, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड। लीडरशिप का तकाजा होता है राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, ये एक तकाजा होता है, और उसमें वेवरिंग, उसमें डामाडोल, उसमें आगे जाकर फिर पीछे आ जाना, ये नहीं होते, उसे वो नुकसानदेह होती है। सोलो फ्लाइट में इसलिए कहता हूँ कि ये यस ही इज़ अ सोलो फ्लाइट टाइप। तो मैं 2013 में किसी उम्मीदों के साथ आया था शायद, वो ही हैज़ प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग। तो ये सोलो फ्लाइट पे है, इनको सोलो फ्लाइट पे चलने दें। डोंट यू थिंक कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की कि आज से कुछ ही अर्सा पहले इमरान खान साहब सड़कों पे निकलते, इतना रिस्पांस भी मिलता है उनको, और फिर कंटेनर पे, और फिर उसके बाद फिर वापस असेंबलियों में। तो डोंट यू थिंक कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी मियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की कि वो वापस उनको असेंबलियों में लेके आ गए? इवन उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी या इनकी स्ट्रैटेजी खराब थी, तो कुछ भी थी, मतलब ये वो क्या, हॉकी में अगर इसको डिस्क्राइब करो, डी में ड्रिबल करते रहे, गोल स्कोर करना नहीं आया। गोल स्कोर करना नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी जो सिचुएशन चल रही है MQM की, जिस तरीके से 90 पे छापा पड़ता है,
इर्द गिर्द घरों में से कुछ वांटेड लोग मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जनाब जिस तरीके से स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रेशर माउंट किया हुआ है अल्ताफ हुसैन पे, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग कि एमक्यूएम का टफ टाइम्स तो फेस कर रही है, एमक्यूएम इज इन हॉट वाटर्स, लेकिन आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया व्हेन यू वर इन पावर, लेकिन जब आप उतरे यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे, जब वापस आए आपने प्रेफर किया आना कराची यहाँ पे लैंड करना, और लेकिन आपको किसी एमक्यूएम ने रिसीव नहीं किया, एमक्यूएम के किसी बंदे ने रिसीव नहीं किया। लेकिन एक तो वो मेरे ख्याल में वो मुझे ज़रा फीलिंग सुनना है कि वो फीलिंग क्या थी, और दूसरा ये अभी जो सिचुएशन जिस सिचुएशन में एमक्यूएम है इसका क्या बनेगा क्या? वेल ये बहुत यस एक टर्बुलेंट एक खलफिशार है इनके अंदर, इनके खिलाफ इनके अंदर। जहाँ तक मेरा ताल्लुक हो, जो आपने कहा ना कि मैं हमेशा इनको सपोर्ट कर रहा था, देखिए मैं तो पाकिस्तान के लिए कर रहा था। एक मैं हमेशा ये मैंने नहीं किया, मैंने आपको पता होना चाहिए जब मैं चीफ था 98 में, मैंने नवाज शरीफ साहब को जाकर एडवाइस किया। यहाँ एक वो चल रही थी गैंग वॉरफेयर चल रहा था, ए वर्सेस एच, बहुत सख्त गैंग वॉरफेयर था। ये ड्रिग रोड पे आपको ये गाड़ी नहीं मिलती थी 9-10 बजे के बाद, ये सूरत हाल थी कराची की, और सेक्टेरियन प्रॉब्लम भी था। तो ये मैंने उस वक्त कहा था कि देखें ये एक फोर्स तो है, आप डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, दे आर दी ओनली, सिंध का अर्बन फोर्स एक यही है और कोई दूसरा नहीं है। और ये इन्होंने इलेक्शन में दिखा दिए, इन्हीं के लोग इलेक्ट होते हैं सारे हर जगह से, तो ये पब्लिक सपोर्ट इनको है। और ये तो इनको वी मस्ट डील विद देम ताकि ये कराची पैसिफाई हो। तो मैं तो पाकिस्तान के हक में मैंने इनसे डील किया बिल्कुल, और ये जो गैंग वॉरफेयर बंद करवाई, ये नो गो एरियाज ख़त्म करवाए, एश्योरेंसेस हुई कि ये बिल्कुल ये नॉर्मल तरीके से शरीफाना तौर पर यहाँ गवर्नेंस में हिस्सा लेंगे। दैट इज़ हाउ दे केम इन टू गवर्नेंस। और ये मैंने एडवाइस नवाज शरीफ साहब को भी यही दी थी, ये करें आप ताकि कराची नॉर्मलाइज हो। मेरा तो इंटरेस्ट कराची या पाकिस्तान है, उसके लिए जो कुछ भी अब जाहिर है सिर्फ मारकुटाई नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, उसमें पॉलिटिकल भी है। कैसे आप लोगों को साथ लेकर चलें, उनको अगर कोई उनमें बुराइयां हैं उसको उसकी बुराइयों को कंट्रोल करें, ख़त्म करवाएं और फिर आगे चलें, ना कि उसको सिर्फ मार ही चले जाओ उसे, ताकि वो भी उठे हुआ आपको मारना शुरू करे और चल भाई ये गदर हुआ है। तो ये एक तरीका था, हमने गवर्नेंस अच्छी की है। तो अगेन वही, आपको गवर्नेंस से ताल्लुक है या कैसे किया, कैसे वो हमारे पे छोड़े हमने कैसे किया, लेकिन गवर्नेंस हमने अच्छी करके दिखा दी। लेकिन अच्छा ये तो आपने चले कर दिया सब कुछ, मैं एक चीज़ आपने नहीं बताई मुझे कि जो अब आप वापस आए और कराची एयरपोर्ट उतरे, आप वर यू एक्सपेक्टिंग कि एमक्यूएम वाले आपको वहाँ पे रिसीव करेंगे, कोई लोग आएंगे एमक्यूएम की सपोर्ट? एमक्यूएम ऐसा जाहिर है APML ने करना था, वही मेरी पार्टी ने करना था, उसकी वो नहीं हुआ, वो रिसेप्शन नहीं हुई। और यस मुझे ज़रूर उम्मीद थी कि एमक्यूएम वाले जो हैं इनको ये सिंपथेटिक तो थे मेरे हक में, लेकिन उसकी कोई वजह ये भी थी, सिर्फ ये वजह नहीं थी कि हमारे लोग नहीं ऑर्गेनाइज कर सके। ये आखिरी दिन वो कायद-ए-आज़म मज़ार पे ये सारी रिसेप्शन होनी थी, मुझे एयरपोर्ट से यहाँ आना था, लेकिन वो आखिरी दिन वो कायद-ए-आज़म मज़ार की परमिशन विदड्रॉ हो गई और उन्होंने कहा यहाँ नहीं होगा, उधर पुलिस ने कहा ये तो करने नहीं देंगे हम। तो अब फैसला ये था कि भाई अभी लड़े उनसे पुलिस से और फिर भी वहीं करें, या फिर चेंज द वेन्यू। इन्होंने चेंज द वेन्यू किया हमारे लोगों ने, तो उसकी वजह से वो हुआ नहीं उतना। एक मुझे चीज़ बताएं, देखें कल को अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं और आप अपने APML के लोग खड़े करेंगे यहाँ पे कराची में, और अगर करेंगे तो मैंने ये सवाल MQM वालों से किया था, तो उन्होंने ऑन एयर कहा जी कि अगर APML वाले अपने यहाँ पे लोग खड़े करेंगे तो हम उनके अगेंस्ट MQM वाले भी अपने लोग खड़े करेंगे। ये अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकूँगा, ये सारी चीज़ें सीट एडजस्टमेंट्स की बातें हैं और फैसलों की बातें हैं, ये जब टाइम आएगा तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि क्या एनवायरनमेंट भी देखें। पाकिस्तान में एनवायरनमेंट कोई
स्टैंडर्ड तो है नहीं, ये तो रोजाना ही, हर महीने, हर हफ्ते ही चेंज हो रही है, हर रोज ही डेली बेसिस पे हाँ, तो वो तब्दीलियाँ वो देखते हैं उस वक्त क्या एनवायरनमेंट होता है, उसके मुताबिक फैसले करेंगे। अभी अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल सिचुएशन, आपने कहा जी कि लोग हमें ये कहते हैं जी पाकिस्तान का क्या हो रहा है, आके आपसे सवाल करते हैं पाकिस्तान का क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या बनेगा, दे आर कंसर्न। डोंट यू थिंक इस वक्त एक थर्ड फोर्स की ज़रूरत है, और वो थर्ड फोर्स इमरान की शक्ल में लोगों को नज़र आई थी, लेकिन अब लोग थोड़े से बददिल हो गए इमरान से। शायद इन द टाइम्स टू कम इमरान फिर रीगेन कर ले अपनी पॉपुलैरिटी, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन को नज़र नहीं आती है। सो ये जो वैक्यूम है इसको क्या आप फिल कर सकेंगे? इमरान का देखें, मेरी बिलीफ ये है कि पब्लिक को अपनी तरफ लाने के लिए एसेंशियल होता है एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक बंदा होना चाहिए जो ड्रॉ करता है, पर्सनैलिटी, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म और पर्सनैलिटी हो तो लोग आपकी तरफ ड्रॉ होंगे। इमरान खान की क्रेडिट पे ये जाता है, दोनों चीज़ें हैं, पर्सनैलिटी भी है, प्लेटफॉर्म भी है। डिसक्रेडिट पे जाता है कि उसके बावजूद नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये यही कर सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग, पुअर रिस्पॉन्सेज टू इवेंट्स एंड इश्यूज। अब मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, देखें, मुझे कोई एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशन कोई नहीं है कि मैं ही एक आदमी रह गया हूँ जिन्होंने मुझे दोबारा प्रेसिडेंट बना दो, प्राइम में, मुझे कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है पूरे पाकिस्तानियों से और इसकी लीडरशिप से और सबसे। मैं किसी के अगेंस्ट इतना नहीं हूँ, पाकिस्तान अच्छा चला लो, बिलीव मी आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। मैं सपोर्ट करूँगा, अगर में कुछ है जो मैं कर सकता हूँ मैं करने को तैयार हूँ, अपने दुश्मन के साथ भी मिल जाऊँगा अगर वो पाकिस्तान अच्छा चल रहा हो। इस वक्त नहीं चल रहा है, तो इसलिए यू आर राइट, हमें इसको ठीक करना है। तो ये ठीक जब ही होगा जब एक और कोई पॉलिटिकल फोर्स आएगा, वरना यही पीपल्स पार्टी PMLN आपस में खेल रहे हैं, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, 4 दफ़ा हो गया, अब 5वीं दफ़ा भी हो जाएगा अगले इलेक्शन में। तो एक पॉलिटिकल फोर्स बन गया, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं कराची में अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और एक मीटिंग होती है, उसमें पॉलिटिशियन भी सारे मौजूद होते हैं, और वो सिंध की गवर्नमेंट के बारे में अपनी रिजर्वेशंस शो करते हैं, और उसमें उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए, और कुछ लोगों की, कुछ पॉलिटिशियंस की निशानदेही भी की, सिंध के पॉलिटिशियंस की। एंड उसके बाद जो समझ आई मुझे, उसके बाद मैंने कहा जी कि ऑपरेशन इज़ इन द ऑफिंग, और वो हुआ। लेकिन ये ऑपरेशन वो नहीं है कि जो 92 से कंपैरिजन किया जाए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन है जिसमें करप्ट लोग भी पकड़े जाएंगे, चाहे जो भी हो, जिस पार्टी से मर्जी ताल्लुक हो उसका। डू यू थिंक कि वो ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, और या उसमें भी कोई चेंजेस आ जाएंगे, या स्लो डाउन हो जाएगा? नहीं, कंटिन्यू रहेगा मेरे ख्याल में, और रहना चाहिए, बल्कि एक्सपैंड होना चाहिए। अच्छा, जो ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, जो विजिबल है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म के खिलाफ हो रहा है। लेकिन ये अगर पाकिस्तान का हमने सोचना है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा तो करप्शन है। यहाँ आप सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में पूरा बजट इस्तेमाल हो रहा है, अरबों रुपए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें जो ज़मीन पे लगाओ। कमाल है, पैसा चल रहा है, कमाल है, एक प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है। ये कमाल की बात है। एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा जी मैं आपसे, जिस तरीके से MQM को अल्ताफ हुसैन साहब चला रहे हैं, क्या वो ठीक चला रहे हैं, या अल्ताफ हुसैन जो लीडर हैं, क्या आपकी नज़र में क्या अच्छे लीडर हैं? ये अगेन आप भी फिर वही वो ट्रबल भेजा ना मैंने आपको कोई इंस्विंगर। मैं कमेंट इस पे नहीं करना चाहूँगा, आप खुद देख रहे हैं, दुनिया जान देख रही है, वॉट एवर इज हैपनिंग यहाँ। आई थिंक मैं समझता हूँ कि एज ए लीडर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़रूर बनती है कि जो MQM की छाप गलत हुई भी है,
वेदर राइट और रॉन्ग, उस छाप को धोना चाहिए, उस छाप को धुल जाना चाहिए कि जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट भी है, बत्था भी यही लेते हैं। ये बहुत गलत एक तासुर जो इनके बारे में बना हुआ है, इसको धुलना चाहिए। और ये इनका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लीडर की, राब्ता कमेटीज़ की, इन सब की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू गिव यू एन इंटरव्यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आई हैव नो एक्स्ट्रा फॉर द इंटरव्यू जी। मेरे ख्याल में इतनी डिटेल गुफ्तगू मुशर्रफ साहब ने की है। आई लीव द रेस्ट टू यू। सारे व्यूअर्स जो हैं आप लोग, आप डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।